हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन की इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की स्कूल शिक्षा में जितने भी नवाचार हुए हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा किस तरह से पिछले 2 से 3 साल कोविड-19 के कारण हमारा जीवन कितना बुरी तरह से प्रभावित हुआ। यह प्रभाव हमारे जीवन के साथ साथ जिस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रभावी रहा वो था बच्चों की शिक्षा। और इस बच्चों की शिक्षा के दौरान कितने प्रकार के जो नवाचार हैं वो हमने इस कोविड-19 किए, और वो आपके सिलेबस में है। टॉपिक है शिक्षा में नवाचार। तो कोविड-19 के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से इनोवेशन हुए, कौन कौन से नए जो कार्यक्रम लागू किए गए, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन सब के बारे में आज की सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले। तो आइए बिना देरी किए आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, और तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास हम हर ज़रूरी जानकारी पहुंचा सके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग ये जो आपको 12 बिंदु दिख रहे हैं जो शिक्षा में नवाचार है, इनमें से केवल 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और बाकी के जो 5 से लेकर के 8 तक बिंदु है उन पे अगले 2 सेशन लाए जाएंगे, 9 से 12। इसको इस तरह से हमने बांट रखा है। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे SIQE पे, शिक्षा वाणी कार्यक्रम पे, रेडियो दर्शन पे, और चेस इन स्कूल्स जो अभी भी लागू हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं SIQE। इसमें हम पढ़ेंगे ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो कक्ष है वो, इसके साथ साथ लहर कक्ष, इन दोनों को एक ही सेगमेंट में पढ़ेंगे। दूसरे सेगमेंट में पढ़ेंगे CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो इवोल्यूशन है वो पढ़ेंगे। शिक्षा वाणी रेडियो पर आने वाला प्रोग्राम है उसको भी हम पढ़ेंगे। शिक्षा दर्शन और चेस इन स्कूल जो बिल्कुल नवाचार है, इसी महीने शुरू होने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आज के इन चारों बिंदुओं पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आज का जो हमारा बिंदु है वो है SIQE, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, है ना। ये सबसे पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रख लेना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। एग्जाम में कई बार ऑफ, कई बार इसकी जगह फोर, कई बार द, कई बार टू लिखा हुआ आ जाता है। क्वालिटी की जगह कई बार क्वांटिटी लिखा हुआ आ जाता है। तो सबसे पहले आपको जो भी इनोवेशन पढ़ रहे हैं हम, उनका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एस, एस से मतलब स्टेट, आई से मतलब इनिशिएटिव, क्यू से मतलब क्वालिटी, और ई से मतलब एजुकेशन। इनके बीच में एक फोर आ रहा है। और आपको इस सेशन में मैं इमेज के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से भी ये बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें है क्या, ताकि चित्रों से आप उस कंटेंट से कनेक्ट हो सके। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये है हमारा SIQE। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नवाचार है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेशन किया गया। SIQE 2015-16 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर प्रश्न बन सकता है कि SIQE कब शुरू किया गया था। तो SIQE सत्र 2015-16 से, सत्र 2015-16 से शुरू किया गया। और जितने भी इनोवेशंस हम पढ़ रहे हैं ये राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में जितने भी नवाचार है उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। SIQE 2015-16 में चलाया गया एक समन्वित कार्यक्रम है जिसमें ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, CCP चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी बाल केंद्रित शिक्षा, और CCE कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रोहेंसिव इवेल्युएशन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है उसको समन्वित रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। अब देखो आपको पता चल गया होगा कि SIQE के दो भाग है। एक है CCE जो स्कूलों में चलता है, और एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसके भी दो भाग है। इसके दो भाग है, एक तो है लहर कक्ष और एक है ABL कक्ष। और इसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है CCP, वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे के स्लाइड्स में, वो भी पढ़ेंगे। देखिए SIQE को मैंने यहाँ बांट रखा है, आपको इतना अच्छा विभाजन बहुत बढ़िया कई प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। पहला जो है वो ABL या CCP। ABL की फुल फॉर्म है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, हिंदी में बात करें तो यह है गतिविधि आधारित शिक्षण। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ABL की फुल फॉर्म क्या है, और इस ABL को लेकर के ABL कक्ष का निर्माण किया जाता है, और इसके साथ साथ लहर कक्ष का भी निर्माण किया जाता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, एक्टिविटी करके बच्चे सीख रहे हैं। CCP का मतलब होता है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी, बाल केंद्रित शिक्षा। हिंदी में यदि हम इसकी बात करें तो ये होता है बाल केंद्रित शिक्षा। इस चित्र में यदि आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा है तो आपके लिए इस 4 के पैनल की PDF आपको क्वालिटी एजुकेशन RS टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ जा कर के आप इस PDF को डाउनलोड कर लें और वहाँ से इसको देख सकते हैं आप। दूसरा महत्वपूर्ण जो घटक है वो है CCE।
कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रोहेंसिव इवैल्यूएशन, इसकी भी फुल फॉर्म आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, पूरा नाम क्या है भूलना मत, यहाँ से भी एग्जाम में कई बार प्रश्न आया हुआ है। और जो नवाचार हुए कब लागू हुए, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनका पूरा नाम क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो आइए एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। बाल केंद्रित गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो हमने CCP और इसके साथ साथ CCE दोनों देखे हैं, SIQE कार्यक्रम के मूल आधार है। ये दोनों पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये दोनों पक्ष अभी देख रहे हैं आप जो चित्र पर, पहला पक्ष ये और दूसरा पक्ष ये, दोनों पक्ष मिल करके ही SIQE बनते हैं। आसान भाषा में यदि कहें, सरल भाषा में यदि कहें, तो प्रत्येक बच्चे को सही से जाने बिना उसकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण कार्य करना संभव नहीं है। एक बात मैं यहाँ बहुत अच्छे से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी शिक्षण पद्धति है वो सब बच्चों के लिए एक समान है, सब बच्चों के लिए एक जैसी ही है। तो सब बच्चों के लिए एक जैसी ही शिक्षण पद्धति यदि होगी तो यहाँ पर उस बच्चे की व्यक्तिगत रूप से क्या कमियां रही, क्या उसमें खूबियां हैं, तो वो चीज़ें है ना हम लोग सही से इवैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस चीज़ को हमें अच्छे से देखना है। शिक्षण पद्धति की खामी यह है कि यहाँ पर सब बच्चों के लिए एक ही पाठ्यक्रम है, उनकी स्किल उनके कौशल को लेकर के कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए एक प्रयास यह किया गया है कि यदि प्रत्येक बच्चे का सही से उसकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था हो तो हम लोग उसकी जो स्किल है उसको अच्छे से निकाल करके लेके आएंगे। और उसी का जो प्रयास है वो है SIQE, ठीक है ना। CCE कह दो और CCP या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कह दो। आगे बढ़ते हैं। CCP या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रोहेंसिव इवैल्यूएशन, सीखने और सिखाने की एक ऐसी समन्वित प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक बच्चे के सीखने के स्तर, यहाँ फिर वही बात जो पहले हमने शिक्षा पद्धति के बारे में कही, उसी में सुधार करने के लिए कि जो हर एक बच्चा है उसके शिक्षा का स्तर कैसा है, उसके सीखने की गति कैसे है, वो कैसे कितनी तेजी से लर्न कर लेता है या उसको सीखने में कितना समय मिलता है, यानी कि और उसकी रुचि है वो किस विषय में है, इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण व मूल्यांकन का कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है। कोई बच्चा गणित में बहुत तेज है, कोई बच्चा गणित में बहुत कमजोर है, दोनों के लिए एक ही प्रकार से मूल्यांकन नहीं कर सकते। अब दोनों को एक प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता ही नहीं है, दोनों को अलग अलग शिक्षण की आवश्यकता है। जो गणित में तेज है उसके लिए अलग प्रकार की, उसमें शिक्षक को कम एफर्ट करना पड़ेगा। जो गणित में कमजोर है उसको गणित के शिक्षक के लिए उस बच्चे के प्रति अधिक जो है मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैंने एक उदाहरण से बात समझाई, हो सकता है वो हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो या किसी और भी भाषा में, सब बच्चे समान नहीं हो सकते। तो पर्टिकुलर कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में कमजोर है उसी को लेकर के उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो शिक्षण पद्धति अपनाई गई, यही पूरा जो खेल है, यही SIQE है। इसमें कुछ मूल मान्यताएं हैं, कुछ बेसिक्स है इसके, वो है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चा जन्म से डल होता है या ब्रिलियंट होता है, सब बच्चे सीख सकते हैं। यह कंडीशन पर निर्भर करता है कि उनकी परवरिश, जो उनकी स्कूलिंग है वो किस प्रकार के वातावरण में हो रही है। सभी शिक्षक सिखा सकते हैं, इसीलिए तो कहा गया कि यह सीखने सिखाने की समन्वित दोनों को मिलाकर के बनी गई प्रक्रिया है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चे के अनुसार परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे को क्या चाहिए। एक जो बच्चा आपके पास आगे आएगा, आप शिक्षक बनेंगे आगे, जब आपके पास एक बच्चा आएगा तो उसको सीखने के लिए क्या जरूरी है। सतत रूप से आकलन करते हुए प्रत्येक बच्चे का ध्यान रखते हुए शिक्षण करवाया जाए। सतत रूप से आकलन मतलब पूरे वर्ष भर, पूरे शिक्षण के पूरे साल के दौरान उसका लगातार मॉनिटरिंग हो, उसकी लगातार आकलन हो, इसको ध्यान में रखे, फिर उसमें क्या क्या और सुधार करे। तो इसका पूरा पूरा प्रोसेस, इसके पूरे पूरे चरण हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिक्स कैसे हैं ये भी देखने वाले हैं। सतत रूप से आकलन करते हुए प्रत्येक बच्चे का ध्यान रखते हुए शिक्षण करवाया जाए तथा आकलन की आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव कर आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षण, जो हमने SIQE के दो बातें लिखी थी ना कि SIQE दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और दूसरा होता है CCE। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के साथ हमने CCP, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी, बाल केंद्रित शिक्षण भी देखा था। तो इन तीनों चीजों को देख रहे हैं। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं CCP को, गतिविधि आधारित शिक्षण ABL तथा बाल केंद्रित शिक्षण CCP। ये जो पहला बिंदु है ये दोनों देख रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षण का तात्पर्य है शिक्षण में बच्चों को अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देने से शिक्षा के केंद्र में शिक्षक की जगह विद्यार्थी को लाया जाए। यहां से ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा देने का जो केंद्र है ना, वो उसमें सेंटर में टीचर नहीं होना चाहिए, उसमें बीच में स्टूडेंट होना चाहिए। स्टूडेंट को जरूरत किस चीज को सीखने की है वो होनी चाहिए।
स्टूडेंट को कौन सी चीज नहीं आ रही है उसको लेकर के शिक्षा दी जानी चाहिए, न कि टीचर को सिलेबस क्या करवाना है, ये नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर के एबीएल और जो सीसीपी है वो कॉन्सेप्ट लाया गया है। क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी? शिक्षा के केंद्र में विद्यार्थी को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ जाए, आप जीवन में आगे जब भी नौकरी करें, शिक्षक के रूप में आपके केंद्र में हमेशा विद्यार्थी ही होना चाहिए। उसको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है वो ही केंद्र में ला करके आप लोगों को शिक्षण कार्य करवाना होगा। बच्चे को करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। कैसे बच्चा करके सीखेगा? आपने उसको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया 2+2 4 होते हैं, लेकिन बच्चे को असल में पता नहीं कि 2+2 4 होते, तो आप प्रैक्टिकल करके बताइए। 2 टॉफी लाइए, फिर उसमें 2 टॉफी मिलाइए, फिर बच्चे को काउंट करवाइए कि कुल कितनी टॉफी हो गई, 4। जैसे आप सबसे पहले 2 टॉफी लेके आए, फिर 2 टॉफी और लेके आए, फिर बच्चों को कहा कि ठीक है ये तो हो गया, अब आप 2 टॉफी और लेके आए और कहा अब कितनी टॉफी हो गई, अब कितनी चॉकलेट्स हो गई, तो बच्चा कहेगा कि 4 हो गई। आपने यहाँ से तो गणित का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अवधारणा सिखा दी, और जब आप टॉफी के माध्यम से करवा रहे थे तो वहाँ आपने प्रैक्टिकल ज्ञान सिखा दिया, बच्चों को वास्तव में क्या होती है वो चीज़ें सिखा दी। तो बच्चा करके अपने लर्निंग एक्सरसाइज से ये सीखा, डूइंग करके सीखा कि 2 चॉकलेट में यदि 2 चॉकलेट मिलाएगी तो 4 होगी। तो एक बार चॉकलेट हटा देंगे तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि 2+2 4 होते हैं। फिर से आप उस बच्चे को कहोगे कि तुम्हारे पास 4 चॉकलेट थी, पहले से तुम्हारे पास 4 चॉकलेट थी, फिर तुम्हारा फ्रेंड आ गया, उसको 1 चॉकलेट तुमने दे दी उस फ्रेंड को, तो अब तुम्हारे पास पीछे कितनी चॉकलेट बची? तो वो कहेगा कि हमारे पास पीछे 3 चॉकलेट्स बची है। जो भी उसकी पसंद की वस्तु हो, जरूरी नहीं वो चॉकलेट हो, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, उसकी नोटबुक हो सकती है, या कोई भी उपलब्ध संसाधन कोई भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षा के केंद्र में विद्यार्थी होना चाहिए। बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल दिया जाता है। इसमें बच्चे को पहल करने का अवसर दिया जाता है। जब वो खुद चीजें करके देखेगा तो वो अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेगा, वो अपनी तरफ से कुछ करने के बारे में सोचेगा, इसलिए बच्चा पहल करेगा। ये इसकी भी एक विशेषता है। चौथी विशेषता के बारे में बात करें तो शिक्षक शिक्षार्थी के बीच अंतर संबंध बढ़ता है। ये सब चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। एक कक्षा में जितना ही एक्टिव शिक्षक रहेगा, उससे भी ज़्यादा एक्टिव यदि स्टूडेंट रहेंगे तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ही मजबूत होंगे। बच्चों की सक्रियता सुनिश्चित करते हुए उनसे फीडबैक लिया जाता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये इसकी बहुत बेसिक सी विशेषताएं हैं। अब देखो गतिविधि आधारित शिक्षण की टेक्निक्स कौन कौन सी है। जो हमारा एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो हम करवा रहे हैं, उसके टेक्निक्स कौन कौन सी है, किन किन तकनीकी से हम गतिविधि आधारित शिक्षण करवा सकते हैं। तो इसकी 2 टेक्निक्स निकल करके आती है। पहला है एबीएल कक्ष एंड दूसरा है लहर कक्ष। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद हम सीसी पढ़ेंगे। ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये किसी स्कूल के कक्षा का दीवार का चित्र है, क्लासरूम का चित्र है, और इस जो चित्र देख रहे हैं ये किसी स्कूल के एबीएल कक्ष का चित्र है। आप अच्छे से देख सकते हैं कि इसकी दीवारों पर किस किस प्रकार से पेंटिंग किया हुआ है। यहाँ से आपको विजिबल नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें क्वालिटी एजुकेशन आरएस से, और वहाँ जाकर के इसको देख लें। एबीएल कक्ष, पहले तो एबीएल का पूरा नाम है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ए से एक्टिविटी गतिविधि, बी से बेस, एल से लर्निंग गतिविधि आधारित शिक्षण। ये एबीएल जो कक्षा है वो इंपॉर्टेंट इस मायने में है कि ये केवल कक्षा 1 और 2 के लिए उपयोगी है, और जो लहर कक्षा है वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए। तो पहले पढ़ते हैं कि एबीएल कक्ष होता क्या है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए जो कक्ष बना होता है उसमें कक्षा 1 व 2 के लिए एबीएल कक्ष का विकास राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा प्राप्त वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा स्थानीय जन सहयोग की सहायता के अनुसार करवाया जाता है। करवाती कौन है? विद्यालय प्रबंध समिति, एसएमसी। लेकिन उसके लिए फंडिंग कौन करता है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, ये इसके लिए फंडिंग करता है। लहर कक्ष कक्षा 1-2 के लिए महत्वपूर्ण, राजस्थान स्कूल शिक्षा उसके लिए वित्तीय सहायता देती है, और उसका निर्माण है जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करवाती है। ये 3 चीजें यहाँ से निकल करके आई। कौन कौन सी 3 चीजें? कक्षा 1 व 2 के लिए, इसके लिए वित्त पोषण राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, और इसका निर्माण कौन करवाती है? तो जो इसका निर्माण है वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करवाती है। निर्माण में क्या क्या इस एबीएल कक्ष की विशेषता होगी, कौन कौन से प्रकार के चित्र होंगे वो देखते हैं।
सबसे बड़ा कक्ष, विद्यालय का जो सबसे बड़ा कक्ष होगा, साइज उसकी 16 बाई 20 फीट की होगी, यानी कि 20 फीट लंबा और 16 फीट चौड़ा जो कक्ष होगा, जो हॉल होगा, उसको उपयोग में लिया जाएगा एबीएल कक्ष में बनाने के लिए। देखिए आप दीवारों पर किस तरह से पेंटिंग की जा रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है एबीएल रूम, और किस तरह से गिनती, पहाड़े और भी चित्रकारी यहाँ पर की गई है। संपूर्ण दीवार पर 3 फीट की वर्णमाला पट्टिका 6 इंच चौड़ाई की होनी चाहिए। दीवारों पर कक्षा चित्र, आप इस चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से देख रहे हैं। और बिंदु पट, श्याम पट पर 3-3 इंच की दूरी पर बिंदु के निशान, जिन्हें जोड़ते हुए विभिन्न आकृतियां बनाई जाए। यानी कि कुल मिलाकर के इस कक्ष में बच्चा एक्टिविटी करें और उसके बेसिस पे उसको सीखने को मिले, और वही एक्टिविटी जो उसके कोर्स में है वो सब दीवारों पे उसको मिल जाए। इस प्रकार का एक कमरा, वही एबीएल कक्ष। उस एबीएल कक्ष में गिनती हो, गणित में पहाड़े चार्ट हो, आकृतियों के नाम हो, चित्र हो, रंगों के नाम, चित्र, महीनों, सप्ताह और दिनों के नाम। और बहुत सारी स्कूलों में आपने देखा होगा उसकी दीवारों पर इस प्रकार की पेंटिंग्स, इस प्रकार की कलाकृतियां उकेरी गई है। विद्यार्थी आधारित गतिविधियों को करके देखने की स्थिति में बच्चों के पास स्वयं की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता को विकसित करने के अधिकतम अवसर उपलब्ध होते हैं। क्योंकि यदि शिक्षक कक्षा में नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी बच्चा दीवारों पर जो उसके आसपास के वातावरण में चीजें देखेगी वो उससे करके सीखेगा। यदि उसका मन है गणित पढ़ने का, लेकिन क्लास जो चल रही है वो इंग्लिश की है, तो वो दीवारों से देख सकता है कि भाई यहाँ पर जो गणित का है वो चीज़ें ये। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसे तो बच्चे नकल कर लेंगे ना जब हम एग्जाम में बैठाएंगे, तो छोटे बच्चे हैं, आप उनको करके सिखाइए, वो आपको आपसे भी बढ़ करके प्रेरणा देंगे। अगला जो दूसरा हमारा है गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए, वो लहर कक्ष है। फुल फॉर्म याद कर लेना लहर की, लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान, ये LEHAR है, ठीक है ना, ये देख सकते हैं। SIQE के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के सभी कक्षाओं के लिए लहर कक्ष की स्थापना की जानी है। ABL कक्ष कक्षा 1 से 2 के लिए था, लहर कक्ष कक्षा 1 से 5 के लिए, जिसमें उस कक्षा से संबंधित सभी शिक्षण सामग्री, सभी स्तर के बच्चों के लिए बैठने के फर्नीचर, ग्रीन बोर्ड तथा छोटे बच्चों के लिए खेल खिलौने आदि होने चाहिए, ताकि शिक्षण क्रिया में बच्चे आनंद का अनुभव कर सकें। ये उसी ABL कक्ष का ही परिष्कृत रूप है। आप देख सकते हैं बच्चे कितने अच्छे से सीख रहे हैं, आनंद कक्ष है, यहाँ पर लिखा हुआ लहर कक्ष, ये आप ग्रीन बोर्ड देख सकते हैं, है ना। जो हमने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कक्ष देखा, ABL कक्ष देखा, उसका ही परिष्कृत रूप है जो लहर कक्ष है। ABL कक्ष कक्षा 1 से 2 के लिए, लहर कक्ष कक्षा 1 से 5 के लिए। अब इस SIQE का हमारा दूसरा पोर्शन शुरू होता है। यहाँ पर हमने CCP और ABL दोनों देख लिया, और अब हम इसका दूसरा पोर्शन देखते हैं CCE। CCE की पहले तो फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रोहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है, सतत का भी अर्थ अलग है, व्यापक का भी, दोनों में इसमें अर्थ लिया गया है, और इसी का एब्रीविएशन है, इसी का संक्षेपण है वो CCE है। ये SIQE का एक भाग है, और अभी राजस्थान की सभी स्कूलों में ये SIQE के आधार पर, CC के आधार पर ही शिक्षण व्यवस्था चल रही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली से है जिसमें विद्यार्थी के विकास के सभी पहलू पर ध्यान दिया जाता है। ये तो हुई जनरल बात। सतत का अर्थ है कि वर्ष भर, पूरे सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन, लगातार संपूर्ण शैक्षणिक सत्र तक चलती है। इसका मतलब क्या, सतत है, लगातार चलती है, पूरे साल भर आपका मूल्यांकन बच्चों को आपको करना है, और उनको उनकी कमियों के अनुसार आपको फीडबैक देना है। संपूर्ण शैक्षणिक सत्र जो एकेडमिक ईयर होता है उस तक चलती है। वृद्धि एवं विकास के ज्ञात पहलुओं का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निरंतर अवलोकन किया जाकर आवश्यकता अनुसार फीडबैक व मार्गदर्शन दिया जाता है। CCE में सतत का सीधा सीधा अर्थ यही है कि यह वर्ष भर चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आपको हर प्रक्रिया के बाद बच्चों ने कितना सीखा यह मापना है, कितना उसको सीखना है यह उसको आगे लेकर के जाना है। व्यापक का अर्थ क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ क्या है कि न केवल शैक्षणिक बल्कि जो गैर शैक्षणिक गतिविधियां हैं बच्चा उसमें भी आगे आए। को हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो। कुछ बच्चों की रुचि खेल में बहुत अच्छी है तो वो बहुत बेहतर खेल के क्षेत्र में अपना व्यक्तित्व का विकास बहुत बेहतर कर सकते हैं। आइए देखते हैं व्यापक का अर्थ क्या है। निरंतर एवं आवधिक रूप से
कंटिन्यूअस एंड पीरियडिकल, विद्यार्थी के समृद्धि एवं विकास के शैक्षणिक पक्ष के साथ साथ, शैक्षिक एजुकेशनल के साथ साथ सह शैक्षिक, है ना, को करिकुलम क्षेत्रों को भी शामिल करने से है। यानी सीसीई में सतत का मतलब तो हमने देखा कि ये वर्ष भर, शैक्षणिक सत्र भर, पूरे सत्र भर चलने वाली प्रोसेस है। और व्यापक का हमने अर्थ देखा कि सीसीई में शैक्षिक और इसके साथ साथ सह शैक्षिक दोनों प्रकार की गतिविधियां शामिल की जाएगी। निरंतर व आवधिक रूप से विद्यार्थी के समृद्धि व विकास के शैक्षिक पक्ष के साथ साथ सह शैक्षिक क्षेत्रों को भी शामिल करने से है। इसमें मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकों, साधनों, परीक्षण और गैर परीक्षण दोनों का उपयोग अधिगम के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन व सृजन का आकलन करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, हम इसमें जो व्यापक पहलू है सीसीई के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक पहलू है वो बात करते हैं प्रैक्टिकली कि शैक्षिक पहलू कौन से हैं और सह शैक्षिक पहलू कौन से। शैक्षिक पहलू तो आपका जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, जो सब्जेक्ट है, उसमें जितने भी चैप्टर्स है वो सारे। तो इसमें क्या है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में जितने भी विषय है उनका ज्ञान, उनका समझ, उनका अनुप्रयोग, उनका विश्लेषण, उनका मूल्यांकन आदि इन उद्देश्यों का पूरा करना शैक्षिक गतिविधियां। जितना आपका पाठ्यक्रम है उससे संबंधित बुक्स, नोटबुक्स, उनको पढ़ाना, फिर उनका अपने जीवन में अप्लाई करना, अनुप्रयोग करना, उनका विश्लेषण करना, यह शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित है। सह शैक्षिक में जीवन कौशल, है ना, स्किल, कार्य शिक्षा, दृश्य एवं प्रदर्शन कला, अभिवृत्ति, मूल्य, कार्यकलाप, सह पाठ्यचर्या गतिविधियां, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, है ना, इस तरह के जो हमारे जो सह शैक्षिक गतिविधियां चलती है वो इसमें भी शामिल है। तो व्यापक पहलू में मैंने आपको बताया कि ये शैक्षिक पहलू है जो हमारे पाठ्यचर्या में चलते हैं। जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको पूरा करना, उसको अपने जीवन में लागू करना, वो सारा शैक्षिक में आता है। और सह शैक्षिक में जो हमारे जीवन कौशल है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है, इस प्रकार के जो भी इवेंट है वो हमारे सह शैक्षिक गतिविधियों में काम में आते हैं। अब राजस्थान में SIQE के तहत सीसी के संचालन के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रियाएं व दस्तावेज सम्मिलित है। सीसी इस तरह से क्रियान्वयन होता है। कैसे कैसे होता है? सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम का टर्म वार विभाजन करना है। सबसे पहले आपने पाठ्यक्रम लिया, जैसे ये पाठ्यक्रम है, इसमें मैंने पहला टर्म ले लिया, दूसरा टर्म ले लिया और तीसरा टर्म ले लिया। ये तीनों टर्म हो गए, ठीक है ना। यानी कि यदि 12 पार्ट है तो मुझे पहले यहाँ पर 4 पार्ट करने हैं, फिर यहाँ पे 4 पार्ट बच्चों को पढ़ाने, फिर 4 पार्ट पढ़ाने। ये काम कौन करेगा? ये काम RSCERT तय करेगी कि उसका टर्म वार विभाजन कैसे होगा। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। अब क्या करना है कि जैसे ही पहला टर्म पूरा हुआ, उसके लिए जो अवधि दे रखी थी, उसके बाद एक टेस्ट होगा जिसे कहा जाएगा समेटिव असेसमेंट फर्स्ट। जैसे ही दूसरा टर्म पूरा होगा उसके बाद फिर एक टेस्ट होगा, समेटिव असेसमेंट सेकंड। और जैसे ही तीसरा टर्म पूरा होगा, समेटिव असेसमेंट योगात्मक मूल्यांकन थर्ड इसमें आ जाएगा। ये सब चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखिए, ये तो एक प्रैक्टिकल बात थी। सबसे पहले SIQE का संचालन करने के लिए आपको पाठ्यक्रम है उसका टर्म वार विभाजन करना। टर्म अधिकतम 3 हो सकती है। पाठ्यक्रम व शिक्षण सत्र को 3 टर्म कितनी होनी चाहिए? 3 से ज्यादा नहीं, यह ध्यान रख लेना। 3 टर्म में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक टर्म की समाप्ति पर योगात्मक आंकलन, ऐसे समेटिव असेसमेंट किया जाता है। जैसे ही आपके पहले टर्म में जितने भी पार्ट थे वो पूरे हुए, उसका टेस्ट ले लिया जाएगा, फिर अगले टर्म का पाठ्यक्रम शुरू होगा। इस तरह से देखिए, RSCERT टर्म विभाजन, टर्म के अनुसार पाठ्यक्रम बांटने का काम करेगी। टर्म के अनुसार विभाजन का जो कार्य है वो कौन करेगी? RSCERT। पहले इसका नाम था SIERT, अब इसका नाम जो बदल करके RSCERT कर दिया। ये उदयपुर में है। इसके द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है तथा अधिगम के जो प्रतिफल है, उनके अनुसार करवाई जाने वाले शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। इस दौरान पोर्टफोलियो का संधारण भी किया जाता है। पोर्टफोलियो एक प्रत्येक बच्चे की एक फाइल होती है। प्रत्येक बच्चे की एक फाइल होती है जिसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। और यह टर्म फर्स्ट में जो, जैसे मान लीजिएगा टर्म फर्स्ट है वो पूरा हो गया, तो उसके बाद आपका समेटिव असेसमेंट होगा, योगात्मक आकलन पहला होगा, फिर टर्म सेकंड शुरू होगा। टर्म सेकंड का सिलेबस पूरा हो गया तो समेटिव असेसमेंट सेकंड होगा, यानी कि ये दोनों ही मूल्यांकन है, ये भी मूल्यांकन है। फिर टर्म थर्ड होगा, फिर समेटिव असेसमेंट होगा तीसरा, यानी कि ये तीनों ही
क्या है, ऐसे फर्स्ट, ऐसे सेकंड और ऐसे थर्ड, ये तीनों ही मूल्यांकन हैं। तो सिलेबस को, पाठ्यक्रम को हमने 3 टर्म में बांटा और हर टर्म के बाद इसमें एग्जाम होगा, उसे ऐसे कहा गया, समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन कहा गया है। ये था SIQE का पहला बिंदु। पहला बिंदु क्या है, पाठ्यक्रम का टर्मवार विभाजन। अगला बिंदु है आधार रेखा मूल्यांकन, यानी कि किसी टीचर को सबसे पहले तो उसका शुरू करने से पहले उसको पता होना चाहिए कि बच्चे को इतना आता है। जैसे मान लो कोई बच्चा चौथी पास करके 5वीं में गया है, तो उसको कम से कम चौथी क्लास में क्या क्या चीज़ें सिखाई गई, 5वीं में सीखने से पहले उसको क्या क्या आता है, ये एक टीचर के लिए जानना ज़रूरी होता है। तो बच्चे की आधार क्या है, बच्चे की किस लेवल तक वो सीखा हुआ है, उसका मूल्यांकन करना, ताकि उसके आगे की उसको चीज़ें सिखाई जा सके, वो कहलाता है आधार रेखा मूल्यांकन। सत्र के प्रारंभ में जैसे ही हम SIQE प्रारंभ करेंगे, जैसे ही शैक्षणिक सत्र शुरू होगा और हमारा टर्म फर्स्ट शुरू होगा, उसके प्रारंभ में ही बच्चों के शैक्षिक स्तर को या अधिगम स्तर को जानने के लिए किया जाने वाला आकलन आधार रेखा आकलन या स्थापन आकलन कहलाता है। या तो आप इसे कहेंगे आधार रेखा आकलन, या आप इसे कहेंगे स्थापन आकलन, यानी कि इस रेखा तक बच्चे को ज्ञान है। अब सबसे बड़ी मजे की बात है कि ये कक्षा 2 से ही शुरू होता है। अब कक्षा 1 में तो आप किसी बच्चे से कैसे उम्मीद करोगे कि उसको कक्षा 1 में पढ़ने से पहले इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, नहीं, कक्षा 2 से ये शुरू होता है। आधार रेखा आकलन SIQE के अंतर्गत CC में आधार रेखा आकलन कब, क्यों, कैसे, देखिए प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और इन बच्चों का कितना इसको ज्ञान है, अगली कक्षा में आए तब हम देखें कि पिछली कक्षा तक वो किस रेखा तक, किस सीमा तक, किस लाइन तक वो सीख करके आए हैं। आगे उनको सिखाने से पहले यदि आप किसी बच्चे को मान लीजिएगा गुणा सिखा रहे हैं, तो कम से कम उसको जोड़ और बाकी तो उसको आना चाहिए। तो जोड़ और बाकी आए, ये गुणा सीखने की आधार रेखा हो गई। आधार रेखा के बाद क्या करेंगे, ये आकलन कक्षा 2 से प्रारंभ होता है, ये नोट डाल के लिख लेना। आधार रेखा का जो आकलन है वो कक्षा 2 से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में क्या प्रारंभ होगा, कक्षा 2 से ही तो प्रारंभ होगा। 1 में तो बच्चा फ्रेशर आपके पास आया बिल्कुल पहले से, तो पहली कक्षा में वो क्या सीखा, उसका सेकंड कक्षा के लिए। और आधार रेखा का जो आकलन है वो पिछली कक्षा में सीखे हुए प्रतिफल के आधार पर होता है। जैसे कोई बच्चा चौथी क्लास में आया है और उसका टर्म फर्स्ट शुरू हो रहा है, तो थर्ड क्लास में उसने क्या सीखा, वो चौथी क्लास के लिए आधार रेखा बन जाएगी। कोई बच्चा चौथी क्लास में आया तो थर्ड क्लास में क्या सीखा, कोई थर्ड में आया तो सेकंड में उसने क्या सीखा है। तो कक्षा सेकंड में यदि कोई बच्चा पढ़ता है, अध्ययनरत है, कक्षा सेकंड में वो आया है, तो उसके लिए आधार रेखा जरूरी है, आधार रेखा का आकलन जरूरी है। किसी भी कक्षा में अध्ययनरत बच्चों के वास्तविक शैक्षणिक स्तर को जानने के लिए किया जाता है, ताकि बच्चों को उसके आधार पर उचित योजना बनाकर शिक्षण करवाया जा सके। अब जैसे ही आपने आधार रेखा कर लिया, उसका बेस लाइन का जो इवोल्यूशन है वो कर लिया, और आपको लगा कि 15 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जो इस सेकंड स्टैंडर्ड के नहीं है, जो उस लेवल के नहीं। जैसे मान लो तीसरी क्लास के बच्चों के आप आधार रेखा का मूल्यांकन कर रहे हो, तो आधार क्या होगा, दूसरी क्लास में कितना सीखा। अब एक क्लास में 10 बच्चों का आधार रेखा मूल्यांकन किया और आपको लगा कि 3 बच्चों का जो स्टैंडर्ड है वो दूसरी के अनुसार नहीं है, तो उन 3 बच्चों का अलग ग्रुप बनेगा, उनका स्टैंडर्ड उसके अनुसार लाया जाएगा, बाकी 7 बच्चों का ग्रुप अलग बनेगा। उसके बारे में भी हम जानकारी करते हैं। पहले इससे पहले आधार रेखा का मूल्यांकन की विशेषताएं देख लेते हैं कि इसमें कक्षा में जितने भी नामांकित बच्चे हैं उनका जो अधिगम स्तर है, अधिगम स्तर मतलब उन्होंने किस स्तर तक सीखा है, लर्निंग लेवल क्या है, वह कक्षा का स्तर निर्धारण किया जाता है कि बच्चे को क्या आता है और इस कक्षा तक बच्चे को क्या आना चाहिए था। उन दोनों लेवल का निर्धारण किया जाता है ताकि उनके स्तर के अनुरूप शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जा सके। यदि कोई बच्चा 5वीं में आ गया है लेकिन 5वीं की कक्षा के अनुसार वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो बच्चा तो भले ही 5वीं में आ गया लेकिन बच्चे का लेवल 5वीं कक्षा के लेवल का नहीं है। तो जिनका लेवल कम है उनका लेवल लाने के लिए, उनको उस लेवल में बराबर लाने के लिए क्या करना होगा, अलग से एफर्ट्स डालने होंगे। तो पहले तो आधार रेखा मूल्यांकन यह करती है कि कक्षा में जितने भी बच्चे नामांकित है उनका अधिगम स्तर क्या है और कक्षा स्तर का निर्धारण किया जाता है ताकि उनके स्तर के अनुरूप शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जा सके। कक्षा 2 से प्रारंभ होता है, इंपॉर्टेंट है। जिन विद्यालयों में पूर्व से ही CCE संचालित है वह बच्चों के अंतिम योगात्मक आंकलन को आधार माना जाता है।
फिर भी बच्चों को प्लेसमेंट के लिए आधार रेखा आंकलन किया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमने बात की समेटिव असेसमेंट थर्ड की, 3 टर्म के बाद योगात्मक आंकलन थर्ड की। इसके बाद आपका होता है पूरे साल भर का रिपोर्ट कार्ड। अब पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड अगले साल का आधार रेखा हो जाती है, लेकिन वास्तव में कई बार बच्चा उतना नहीं सीख पाता है, तो उसके लिए आपको प्लेसमेंट के लिए आधार रेखा आंकलन भी किया जा सकता है। जिन विद्यालयों में पहली बार से संचालित किया जाना है, वहां कक्षा 2 से 5 तक सभी बच्चों का आधार रेखा आंकलन आवश्यक है। तो ये सब चीजें इसकी विशेषता थी आधार रेखा का। आधार रेखा आंकलन में हमने पाया कि कुछ बच्चे जो कक्षा स्तर के अनुरूप स्किल रखते हैं, उनको तो रखा समूह ए में, यानी कि कोई बच्चा चौथी में आया है, कोई बच्चा यदि चौथी में आया है और वो उसके लिए आधार रेखा इवोल्यूशन में वो बराबर चौथी का परफॉर्म कर रहा है, तो उसको तो रखा ग्रुप ए में। यानी इसमें वे बच्चे शामिल होंगे जो जिस कक्षा में आए हैं उस कक्षा के स्तर के अनुरूप दक्षता रखते हैं, यानी उनके अनुसार उनका स्किल है। और ग्रुप 2, दूसरे ग्रुप में हम उन बच्चों को रखेंगे जो कक्षा स्तर से कम स्किल्ड है, जिनका लेवल उस कक्षा से बराबर नहीं है, जो थोड़े से कमजोर है। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए फिर हम सीसीपी लाएंगे, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी लाएंगे और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग लाएंगे, और कहेंगे कि आप इनके द्वारा फिर से एफर्ट करके इसी कक्षा में रहते हुए आप इस कक्षा के लेवल के बराबर आइए। तो ग्रुप 2 के बच्चों को बाल केंद्रित व गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा अतिरिक्त कार्य करते हुए इन बच्चों को समूह 1 में लाना है। अब इन बच्चों को पिछली कक्षा में नहीं भेजेंगे, इसी कक्षा में ग्रुप 2 में एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए इनको रखेंगे, ताकि इनका लेवल उस कक्षा के समान हो सके। तीसरा, सबसे पहले हमारा था टर्म विभाजन, सिलेबस का, पाठ्यक्रम का विभाजन। फिर हमारा था दूसरा जो था आधार रेखा मूल्यांकन। इसके बाद जो हमारा आता है तीसरा, अध्यापक को एक डायरी मिलती है। SIQE के तहत इस प्रकार से एक अध्यापक योजना की एक डायरी मिलती है। इस अध्यापक योजना डायरी की यदि हम बात करें तो समूह 1 व समूह 2, अभी हमने देखे समूह 1 वो जो उस क्लास के लेवल के बराबर का लेवल रखते हैं, और समूह 2 जो उस क्लास के लेवल से कम लेवल के विद्यार्थी है, कम स्किल्ड है उनका, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्षा में संबंधित विषय के लिए शिक्षण योजना, समीक्षा तथा रचनात्मक आकलन चेकलिस्ट को सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर इनकी संख्या कुल 7 डायरी होती है। यह तो पूरी तरह से समग्र रूप से डायरी है। इसके अलावा हर सब्जेक्ट की आपको चेकलिस्ट मिलती है। कैसे कैसे मिलती है ये देखते हैं। हिंदी में प्रत्येक टीचर को कक्षा 1 व 2 के लिए 1 मिलेगी, कक्षा 3 से 5 के लिए 1 मिलेगी, और ये दोनों जोड़ करके कितनी हो गई, 2 हो गई। गणित के लिए कक्षा 1 व 2 के लिए 1 मिलेगी, 3 से 5 के लिए 1 मिलेगी, और ये दोनों 1 और 1 जोड़ करके हो गई 2। अंग्रेजी के लिए भी कक्षा 1 और 2 के लिए मिलेगी 1, कक्षा 3 और 5 के लिए मिलेगी 1, और ये 1 और 1 जोड़ करके हो गई 2। तो 3 सब्जेक्ट हिंदी, गणित और अंग्रेजी जो बेसिक सब्जेक्ट्स है, इन तीनों की प्रत्येक की कितनी होगी, 2, और ये हो गई 6। इसके अलावा जो आपकी EVS पर्यावरण की मिलेगी, कक्षा 1 और 2 की तो मिलती ही नहीं है, क्योंकि इन क्लासेस में EVS पर्यावरण शिक्षा नहीं होती। कक्षा 3 से 5 के लिए 1 डायरी होगी। तो ये जो कुल मिलाकर के कुल कितने डायरियां उसके पास होगी, 7 डायरियां किसी भी टीचर्स के पास होगी। आगे है चौथा, सतत एवं व्यापक आकलन अभिलेख। अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखिए सबसे पहला जो CCE का पढ़ा वो था सिलेबस का टर्म वार विभाजन। विभाजन का काम करती है RSCERT, और प्रत्येक टर्म के बाद ऐसे। फिर आधार रेखा मूल्यांकन या स्थापन मूल्यांकन, पहली कक्षा के लिए जरूरी नहीं, लेकिन उसके बाद CCE चल रही है तो पिछले साल का रिकॉर्ड। फिर अध्यापक डायरी, जितने भी प्रकार की सब्जेक्ट्स के लिए डायरी है वो पढ़ा हमने CCE के सर्किल में। और अब हम चौथा नंबर जो पढ़ रहे हैं वो है सतत एवं व्यापक अभिलेख। अभिलेख रखना आपको रिकॉर्ड रखने के लिए। 2 प्रकार का आकलन होगा, योगात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन। योगात्मक आकलन को ऐसे कहा जाता है, हर टर्म के बाद ये होता है। इसमें किसमें, चौथे में सतत एवं व्यापक आकलन अभिलेख में, इसमें तीनों टर्म में प्राप्त उपलब्धियों योगात्मक आकलन को दर्ज किया जाता है। मैं आपको फिर से बताऊं, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। ये ऐसे फर्स्ट, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ऐसे फर्स्ट, ऐसे 2, इनको रिकॉर्ड रखने के लिए ऐसे 3, ये तीनों ही योगात्मक आकलन है। और इनका रिकॉर्ड रखने के लिए जो चौथा स्टेज चाहिए वो हम जिस पर हम अभी आए हैं। इन तीनों, इसमें तीनों टर्म की उपलब्धियों
को दर्ज किया जाता है। पहला जो आकलन है वो योगात्मक आकलन है, प्रत्येक टर्म के बाद ये आयोजित होता है। ये पाठ्यक्रम की समाप्ति पर किया जाता है। पाठ्यक्रम मतलब टर्म, जो भी टर्म है वो टर्म जब भी समाप्त हो जाती है उसके बाद देखा, टर्म फर्स्ट समाप्त हो जाती तो उसके बाद ऐसे ऐसे फर्स्ट होता है, टर्म सेकंड समाप्त हो जाती है तो उसके बाद ऐसे सेकंड होता है। यह आकलन विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम से क्या सीखा इसका सार प्रस्तुत करता है, अर्थात यह इस बात का आकलन करता है कि पाठ्यक्रम इकाई या सत्र की समाप्ति पर एक विद्यार्थी ने क्या सीखा या उसकी उपलब्धियों का स्तर क्या रहा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे टर्म 1 में उसने क्या सीखा, उसकी उपलब्धि कितनी है, उसका हम करते हैं समेटिव असेसमेंट। टर्म 1 में समेटिव असेसमेंट 1 करते हैं, फिर अगला टर्म शुरू होता है तो ये इसका रिकॉर्ड होता है। दूसरा है रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन, कोई भी बच्चा कितना क्रिएटिव है उसका भी असेसमेंट साथ में होना चाहिए। और ये काम कर रहा है व्यापक शब्द का। सतत एवं व्यापक में जो हमने देखा ना कि ये व्यापक है, शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों को भी शामिल करता है। तो जो योगात्मक आकलन था वो तो था शैक्षिक गतिविधियों के लिए, और ये है सह शैक्षिक के लिए, कोई भी बच्चा कितना क्रिएटिव है, उसकी क्रिएटिविटी का लेवल क्या है उसको मेंटेन करने के लिए। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी की प्रगति का निरंतर रूप से किया जाने वाला आकलन है, लगातार रूप से किया जाने वाला आकलन है, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से विशेष रूप से टर्म और सिलेबस नहीं होता, इसलिए ये लगातार इसके साथ साथ चलता रहता है। इसमें विद्यार्थी व शिक्षक दोनों को फीडबैक देने के लिए शिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान यह आकलन किया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य अधिगम तथा विकास में निरंतर वृद्धि करना है तथा कम गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के निदानात्मक परीक्षण करके उनका उपचारात्मक शिक्षण करना है। आपके सिलेबस में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण है। थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, उदाहरण से समझ लेना कि निदानात्मक शिक्षण क्या होता है। उदाहरण से बता देता हूँ, कोई एक मरीज है जिसका कई दिनों से पेट दर्द हो रहा है, तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसके पेट की कुछ जांचें की, और जांचें करने के बाद डॉक्टर को लगा कि उसके पेट में कोई पथरी है और इसलिए उसको दर्द हो रहा है, तो ये इसका दर्द का निदान हो गया। लेकिन अभी तक पथरी ठीक नहीं हुई है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, वापस डॉक्टर कहेगा कि निदान के साथ साथ आपको इसका उपचार भी करवाना होगा। इसके लिए आपको कुछ दिनों तक ये दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, और उसके बाद आपका है जो पथरी का हम ऑपरेशन करेंगे। तो ऑपरेशन करने के बाद पथरी ठीक हो जाएगी, आपके इसका उपचार हो जाएगा। सेम बात शिक्षा में लागू होती है। कैसे लागू होती है? किसी बच्चे को लगातार गणित कमजोर है, तो पहले तो शिक्षक ये पकड़ेगा कि उसकी गणित में कमजोरी कहाँ पर है, और उसके बाद उस कमजोरी को दूर करने के वो उसमें उपाय करेगा। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये तो आपका आता है निदानात्मक शिक्षण में, यानी बच्चे की कमजोरी का उसका स्तर का पता लगाना है निदानात्मक शिक्षण, और उसको दूर करना यह है उपचारात्मक शिक्षण। तो ये इन दोनों को कर रहा है। टर्म 1 में हमने देखा क्या उपलब्धि रही, ये निदानात्मक हो गया। फिर उसका ऐसे 1 हुआ तो देखा कि इस बच्चे में इन सब्जेक्ट में ये कमजोर है, तो उनका हम उपचार करेंगे, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। अगला है 5वां विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन। जो समेटिव असेसमेंट तीनों हो जाते हैं उसके बाद उसका वर्ष भर का आकलन रिपोर्ट बनाई जाती है, और यही आकलन रिपोर्ट अगले साल के लिए बेस लाइन का काम करती है। यही वर्ष भर का आकलन रिपोर्ट है। अगली कक्षा में जब बच्चा जाता है तो अगली कक्षा के आधार रेखा मूल्यांकन का भी काम करता है। जहां सीसी चल रहा है, जहां सीसी नहीं चले वहां कक्षा 2 से 5 तक सबके लिए नया आधार रेखा मूल्यांकन होगा। इसमें सत्र के उपरांत विद्यार्थी द्वारा शैक्षिक क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धि का विवरण व ग्रेड का उल्लेख समय की टिप्पणी के साथ किया जाता है। ग्रेड मैं आगे भी बताऊंगा आपको, अभी भी बता देता हूँ, 3 ही होते हैं, ए बी और सी। इसमें नंबर नहीं दिए जाते हैं, 3 ही होते हैं। जो अच्छा हो यानी जो खुद कर सकता हो, बी यानी नॉर्मल, और सी यानी कि जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो, इन ग्रेड में बच्चा शामिल होता है। अगला है पोर्टफोलियो। ये आप देख रहे हैं किसी चित्र बच्चे का पोर्टफोलियो है, ये एक फाइल होती है और ये इस पोर्टफोलियो का फ्रंट पेज है। यहाँ ऊपर स्कूल का नाम लिखा हुआ होता है, फिर पोर्टफोलियो विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, कक्षा और विषय, फिर यहाँ हस्ताक्षर होता है कक्षा अध्यापक के, प्रधानाचार्य के, और यहाँ बच्चे की फोटो लगती है। ये पोर्टफोलियो की फाइल का फ्रंट कॉपी है।
पोर्टफोलियो क्या होता है? पहले तो ये प्रत्येक बच्चे का अलग अलग होगा, प्रत्येक बच्चे का एक फाइल होगी और उस फाइल में ये लिखा होगा कि बच्चे ने क्या क्या सीखा है। यह एक ऐसी फाइल है, पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल है जिसमें विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य के प्रतिनिधि नमूनों की व्यवस्थित करके लगाया जाता है। मान लीजिए कि कोई टेस्ट लिया, टर्म 1 में कोई भी टेस्ट ले लिया, तो उसका जो रिकॉर्ड है उसमें फाइल में उसके लिए रखा जाता है। यह प्रत्येक विद्यार्थी की अलग अलग फाइल होती है और इसका संधारण विद्यार्थी के अधिगम में हो रहे परिवर्तन को समझने के लिए किया जाता है कि बच्चे ने पिछले टेस्ट से इस टेस्ट में कितना सीखा। और लास्ट है बच्चों के अभिभावकों के साथ फीडबैक देना, मीटिंग करना। शिक्षक मीटिंग करेगा अभिभावकों के साथ और देखेगा कि आपके बच्चे ने इस टर्म में ये चीजें सीखी। बच्चे के सीखने की स्थिति को अभिभावक के साथ प्रतिमाह बैठक में साझा करना तथा उनसे बच्चे के सीखने के संबंध में सुझाव लेना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह प्रक्रिया अभिभावकों को उनके बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में शामिल करता है। ये था आपका SIQE के तहत ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और CCE दोनों। अब इस पूरे SIQE के उद्देश्य क्या है उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण इसका मुख्य उद्देश्य है। सेंटर में जिसको लेकर के जिसके चारों ओर शिक्षण कार्य होगा वो होगा विद्यार्थी, न कि शिक्षक। बाल केंद्रित शिक्षण के द्वारा बालक को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। बच्चों में शिक्षा के भय को दूर करना। बच्चों में खास तौर से एजुकेशन को लेकर के काफी डर होता है कि हमें ये याद नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं होगा, मार पड़ेगी, डांट। हालांकि आजकल मार किसी को नहीं पड़ती है, कानूनी इसको बैन कर दिया गया है। शारीरिक शोषण में आता है किसी भी बच्चे को मारना, लेकिन फिर भी बच्चों में एक भय होता है। उस बच्चे के भय को दूर करने के लिए भी SIQ लाया गया था। ज्ञान को स्थायी, परमानेंट और प्रभावी बनाने हेतु शिक्षा की नाव को मजबूत करना। गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, आनंददायी और प्रभावी बनाने के लिए गतिविधि आधारित एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए बच्चों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाते हुए उन्हें संज्ञानात्मक और व्यक्तित्व विकास के अवसर प्रदान करना। स्तर के अनुसार शिक्षण योजना बनाकर, जैसे हमने देखा ना कि टर्म फर्स्ट में उसका समेटिव असेसमेंट क्या आया, उसके बाद जब हम आधार रेखा मूल्यांकन करते हैं तो उसको किस ग्रुप में रखना है, उसका स्तर उस कक्षा के अनुसार है तो उसको ग्रुप A में रखा जाएगा, नहीं है तो ग्रुप B में रखा जाएगा, उसको B में एक्स्ट्रा मेहनत करके उसको ग्रुप A के बराबर लाया जाएगा। तो यह हुआ स्तर के अनुसार शिक्षण योजना। शिक्षण कार्य करते हुए शैक्षणिक प्रगति को नियमित रूप से दर्ज करना। बालकों के अधिगम स्तर में गुणात्मक विकास के साथ साथ नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना। आपने देखा होगा कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन कम हो रहे हैं, लेकिन इन दिनों बहुत सारे नामांकन बढ़ भी रहे हैं। कारण है SIQE या CCE या सरकारी योजनाएं। तो इन सरकारी योजनाओं में SIQE भी एक योजना है। हालांकि इसका इम्प्लीमेंशन जिस जोर शोर से ये शुरू की गई थी उस जोर शोर से इसके आउटपुट नहीं आए, लेकिन यदि कोई भी शिक्षक इसका 20 से 30% भी फॉलो कर ले तो भी बच्चे के लिए बहुत बढ़िया आउटपुट निकल करके आएंगे। बहुत सारे शिक्षक जो बिना किसी प्रसिद्धि के अपना काम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, वो हमारी सब की ओर से सैल्यूट के पात्र हैं और हम सब भी इसी में लगे हुए हैं। शिक्षकों का समुदाय से जुड़ाव के तहत बच्चों की उपलब्धि एवं प्रगति को अभिभावकों के साथ नियमित रूप से साझा करना। कक्षा 5 पूरी कर लेंगे तो उसके बाद जो एग्जाम होगा उसका नाम होगा प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, और कक्षा 8 पूरी कर लेंगे तो एग्जाम होगा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। और ये परीक्षाएं RSCERT या पंजीयक शिक्षा विभाग के निर्देशों में समन्वित होती है और इनका काम जो जिला स्तर पर करती है वो है करती है डाइट करती है। ठीक है ना। CCE के अंतर्गत ग्रेड्स मैंने पहले बता दिया आपको, A, B और C ग्रेड्स होते हैं। A ग्रेड का मतलब है कि उस बच्चे का अपेक्षित स्तर है, उसको उस स्तर की समझ है जिस क्लास में वो बच्चा है। वो बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता या दक्षता रखता है। और जिसको B ग्रेड मिलता है उसका मतलब है कि उसे मध्यम स्तर की ही समझ है, मीडियम लेवल की ही अंडरस्टैंडिंग है उसे, और शिक्षक की सहायता से वो कार्य करने में सक्षम है। शिक्षक की सहायता यदि नहीं मिले तो वो अपने स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता, और जो स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है उनको ग्रेड A मिली है। ग्रेड C आरंभिक स्तर की समझ उसे है, नॉर्मल समझ तो उसे है, लेकिन शिक्षक के विशेष सहायता से उसमें और अधिक स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता उसको है। तो ये 3 ही ग्रेड उसमें है। SIQE का संचालन कैसे होता है, इसकी मॉनिटरिंग की बात करें तो हम 2 स्तर पर मॉनिटरिंग होती है, पहले राज्य स्तर पर, दूसरी जिला स्तर पर। राज्य स्तर पर 3 अलग अलग कमेटियां बनी होती है, परियोजना परिचालन समिति,
राज्य कार्यकारी समूह और राज्य शैक्षिक समूह, जिला स्तर पर 2 जिला कोर ग्रुप और जिला अकादमिक ग्रुप, सबके बारे में आइए डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है हमारी समिति, जो समिति है राज्य स्तर की, जो शीर्ष निकाय है SIQE को लेकर के, वो है परियोजना परिचालन समिति, प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी। यह इस कार्यक्रम के संचालन एवं नीति निर्धारण की सर्वोच्च समिति है, हाईएस्ट बॉडी है, अपेक्स बॉडी है SIQE को चलाने के लिए, उसके संचालन के लिए, नीति निर्धारण के लिए। इसका जो अध्यक्ष होगा, कौन होगा इसका अध्यक्ष? आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद इसका समिति का अध्यक्ष होगा। और यह समिति इस संबंध में सभी प्रकार के नीतिगत निर्णय लेती है, पॉलिसी मेकिंग का काम भी पूरी तरह से यही करती है। समिति का नाम क्या है? एग्जाम में आ सकता है, परियोजना परिचालन समिति, प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी। अध्यक्ष कौन? आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। काम क्या? SIQE का संचालन और मॉनिटरिंग। और ये राज्य स्तर की सर्वोच्च बॉडी है जो इस SIQE के संबंधित नीतिगत निर्णय लेती है। इसके बाद दूसरे नंबर की राज्य कार्यकारी समूह, ये भी राज्य स्तर की कमेटी है जो SIQE का मॉनिटरिंग करती है। स्टेट वर्किंग ग्रुप, इसके जो अध्यक्ष है वो अतिरिक्त आयुक्त होते हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के, और जो एडिशनल कमिश्नर होते हैं ना, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। यह SIQE कार्यक्रम की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का संचालन करती है। और जो राज्य स्तर की तीसरी कमेटी है उसका नाम है राज्य शैक्षिक समूह, स्टेट एकेडमिक ग्रुप। यह इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो निदेशक होते हैं, RSCERT का जो निदेशक होता है वो राज्य शैक्षिक समूह का अध्यक्ष होता है इस समिति का। यह निदेशक RSCERT की अध्यक्षता में गठित समूह समस्त शैक्षणिक व तकनीकी मुद्दों के लिए शीर्ष निकाय है। शैक्षणिक व तकनीकी मुद्दों के लिए शीर्ष निकाय है। पॉलिसी मेकिंग के लिए परियोजना परिचालन समिति होती है, डेली मॉनिटरिंग के लिए राज्य कार्यकारी समूह होता है, और शैक्षणिक और तकनीकी मुद्दों के लिए राज्य शैक्षिक समूह होता है। अब हम बात करें जिला लेवल की। प्रत्येक जिला स्तर पर ये 2 कमेटियां होती है, जिसमें पहली कमेटी है जिला कोर ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट कोर ग्रुप। जिला स्तर पर SIQE कार्यक्रम का नोडल प्रभारी अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, ADPC का नाम तो आपने सुना होगा, वो होता है। जिला शिक्षा अधिकारी को ही ADPC नियुक्त किया जाता है। जिला कोर ग्रुप का प्रमुख कार्य जिले के कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि का संचालन करना है। जिला स्तर पर जितने भी कार्यक्रम हो उनकी मॉनिटरिंग ADPC करता है। और उसके नीचे ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक कोर ग्रुप होता है, जिसमें ब्लॉक लेवल पर CBEO इसका जो है प्रमुख होता है। आगे जो जिला स्तर की जो समिति है, दूसरी समिति है, वो है जिला अकादमिक समूह, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप, ठीक है ना। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक इसका अध्यक्ष होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? DO सेकेंडरी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक इसका अध्यक्ष होता है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक की अध्यक्षता में ही जिला अकादमिक समूह का कार्य डाइट प्राचार्य सहित अच्छे शिक्षकों के समूह द्वारा जिले में होने वाली विषय आधारित कार्यशालाओं, जो वर्कशॉप होंगे उसके लिए बढ़िया टीचर्स, डाइट्स और अवलोकन करना, आदर्श विद्यालयों की मॉनिटरिंग करना और कक्षा प्रतिक्रियाओं को बेहतर बनाने का प्रावधान करना। तो ये था SIQE की मॉनिटरिंग। राज्य स्तर पर 3 समूह, जिला स्तर पर 2 समूह, है ना। अब SIQE का क्रियान्वयन, इसमें कुछ और बातें भी हैं कि इस परियोजना का संचालन करता है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। अकादमिक कार्य के लिए प्रभारी है RSCERT उदयपुर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, साथ साथ हर स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लें। और यदि आप स्क्रीनशॉट्स नहीं ले पा रहे हैं तो आप इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल विजिट कीजिएगा, क्वालिटी एजुकेशन RS। और हाँ, साथ ही साथ यदि आपको मज़ा आ रहा है, आपके लिए फ्रूटफुल कंटेंट है, अच्छा सेशन है, तो इस सेशन को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, तकनीकी समर्थन के लिए बौद्ध शिक्षा समिति व यूनिसेफ। यहाँ से ये तीनों तो कॉमन नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, कुछ हट करके हैं। बौद्ध शिक्षा समिति और यूनिसेफ, ये दोनों SIQE को तकनीकी समर्थन देने वाले संस्थान हैं। अब कुछ संस्थान हैं, कुछ भूमिका है, उनकी क्या क्या भूमिका है। SIQE में जो जिले लेवल के कार्यालय है उनकी क्या भूमिका है, शिक्षकों की क्या भूमिका है, प्रधानाचार्यों की क्या भूमिका है, उनका क्या रोल रहता है, वो देखते हैं। जिला स्तरीय संस्थाओं की इसमें क्या भूमिका होती है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पढ़ना ऐसे है
कि कुछ भी पीछे नहीं छूटे, सब कुछ आपके सिलेबस में से इसमें से आ जाए। जिला शिक्षा कार्यालय माध्यमिक, डीओ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री ऑफिस सेकेंडरी, सभी प्रशासनिक कार्य करना, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जितने भी कार्य है वो कौन कौन से, जैसे दक्ष प्रशिक्षकों, मास्टर ट्रेनर, शिक्षकों की मासिक बैठक करना, उनको प्रशिक्षण देना, मासिक कार्यशाला में उपस्थिति के लिए निर्देश देना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना, ये डीओ का काम है। SIQE से संबंधित प्रधानाचार्यों की मासिक बैठक आयोजित करने में प्रशासनिक मदद करना, सभी स्कूलों में विद्यार्थी व शिक्षकों का अनुपात सुनिश्चित करना, ये सब काम है। ये जब SIQE से संबंधित ये पूरी की पूरी भूमिका है वो डीओ की ही है। इसके बाद जिला कार्यालय जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनकी भूमिका क्या होती, कि जो भी ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण होंगे और जो वर्कशॉप होंगे, इनके लिए आवश्यक प्लानिंग करेगी, सामग्री और फंडिंग की व्यवस्था है ये जो जिला लेवल पर जिला कार्यालय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद करेगा। स्कूलों को मॉनिटरिंग व संबलन प्रदान करने का भी काम है। शिक्षकों की प्रशासनिक समस्याओं का निराकरण करने का काम भी इनका है। जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान डाइट का क्या रोल रहता है, डाइट जो MT बनते हैं, मास्टर ट्रेनर बनते हैं, उनको ट्रेनिंग देता है और यही MT आगे बन करके SIQE के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार करना, शिक्षक प्रशिक्षणों का अवलोकन कर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना, अपने सभी प्रशिक्षणों में CCE पद्धति को शामिल करना और अकादमिक नेतृत्व के रूप में काम करना, ये डाइट के काम है। शिक्षकों की क्या भूमिका रहती है, शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो मैं समझता हूं इसमें शिक्षकों की ही रहती है। हर टर्म में कम से कम 2 बार रचनात्मक आकलन, टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड और टर्म थर्ड, 3 टर्म होते हैं। हर टर्म के बाद, इसके बाद 2 बार जो आपका क्रिएटिविटी असेसमेंट होता है उसको लेकर के रचनात्मक आकलन, और हर टर्म की समाप्ति के बाद एक योगात्मक आकलन। इस टर्म फर्स्ट की समाप्ति के बाद समेटिव असेसमेंट फर्स्ट, टर्म 2 के बाद समेटिव असेसमेंट 2 और टर्म थर्ड के बाद समेटिव असेसमेंट थर्ड, ये भी करना। इसमें भी 2 आपको क्रिएटिव असेसमेंट करने हैं। इस प्रकार से शिक्षक का जो रोल है वो बहुत ही बड़ा है और ये लगातार वर्ष भर आपको करते रहना है। वर्ष भर में साथ साथ शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों गतिविधियों में करते रहना है। आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक आकलन व एक योगात्मक आकलन के बाद बच्चों के साथ टर्म में रही कमजोरी पर उपचारात्मक शिक्षण का कार्य करना, और इसके लिए वो अभिभावकों के साथ हर टर्म के बाद बैठक भी आयोजित करता है। हेडमास्टर्स की क्या भूमिका रहती है, प्रधानाचार्यों की, तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था करना, यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय के अनुसार, हालांकि विषयों के अनुसार ही शिक्षकों की नियुक्ति होती है, फिर भी उनका जो है विभाजन, उनकी व्यवस्था है वो HM का काम है। प्रत्येक माह में कम से कम एक बार कक्षा 1 से 5 में शिक्षण कराने वाले सभी शिक्षकों के साथ औपचारिक बैठकें व कार्य प्रगति की समीक्षा करना। महीने भर में कितनी रिपोर्ट रही, कितना प्रोग्रेसिव रहा, उन सब को लेकर के टीचर्स के साथ बैठक करने का काम भी प्रिंसिपल का, हेडमास्टर का रहता है। कुछ और विविध तथ्य है, उनको हम देखेंगे कि NCF जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या रूपरेखा है 2005 की, उसमें भी लचीली और अपनाई जाने वाली योग्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को लागू करने का सुझाव दिया है। सार रूप में हम कह सकते हैं NCF 2005 जो है वो भी आपको CCE लागू करने का कह रहा है। लागू कब हुई, 2015-16 में हुई। उसके बाद RTE एक्ट आएगा 2009 वाला, उसका जो सेक्शन 29 है उसमें भी CCE को लागू करने की बात कही गई है। और इसी RTE एक्ट की जो सेक्शन 24 है उसमें शिक्षकों के कर्तव्य भी कानूनी बाध्यता है कि शिक्षक प्रत्येक बच्चे को पढ़ने के स्तर व गति की जांच करके और उसके आधार पर शिक्षण योजना तैयार करके पढ़ाएं, और माता पिता या अभिभावकों को बच्चों के शैक्षिक स्तर के बारे में नियमित जानकारी दें। तो RTE एक्ट की जो धारा 29 और 24 है, दोनों ही किसका सपोर्ट कर रही है कि CCE लागू होना चाहिए। तो ये था आपका CCE से संबंधित, SIQE से संबंधित CCE और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और CCP चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी।
अब आइए दूसरे नवाचार के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। आज कुल 4 नवाचार के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो नवाचार है वो है शिक्षा वाणी। वाणी कहाँ से, यानी कि ये प्रसारित होने वाला है रेडियो से कार्यक्रम। और ये सवाल फर्स्ट ग्रेड में आया था। मैं कह रहा हूँ इस क्लास से आपके 2 या 3 सवाल पक्के आएंगे, 100% आएंगे। और इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको और अधिक कहीं से पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। इसका मूल्यांकन आप खुद करते जाइए साथ साथ में। शिक्षा वाणी ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल ये सब नवाचार कोविड के टाइम हुआ। कोविड ने हमारी जिंदगी को बदल करके रख दिया। शिक्षा में जितनी भी प्रकार की टेक्निक का जो इस्तेमाल होने लगा वो एक बहुत तेज गति से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोविड से पहले शिक्षा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन एक गति उसकी धीमी थी। जैसे ही कोविड आया, लोगों के घरों में कैद हो गए, घरों से बाहर निकलना उनके लिए थोड़ा खतरनाक था, तो तकनीकी की जो गति है वो बहुत फास्ट हो गई। वो न केवल शिक्षा में हुई बल्कि सभी क्षेत्रों में बहुत तेज हो गई, लेकिन शिक्षा में उसकी गति है जो बहुत अधिक ही तेज हो गई। शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत 11 मई 2020 को। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको एक चित्र बताता हूँ, इस चित्र में से सवाल आ सकता है। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये रेडियो का सिग्नल है और रेडियो में आपको यहाँ शिक्षा वाणी दिख रही है, ग्रीन कलर की किताब है और रेडियो बोल रहा है। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा ये नवाचार किया गया। इसकी शुरुआत कब की गई? 11 मई 2020 को। याद रख लेना, प्रश्न आ सकता है। क्यों शुरू किया गया? कोविड-19 महामारी में विद्यार्थियों को घर बैठे रेडियो के माध्यम से ऑडियो फॉर्मेट में शिक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। यह नवाचार शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार व आकाशवाणी के सहयोग से संचालित है। रेडियो पर आने वाला कार्यक्रम कौन सा? शिक्षा वाणी। और इसका वाक्य क्या है? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, है ना। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रसारण का समय प्रातः 11 बजे से 11:55 तक। कुल अवधि कितनी? 55 मिनट की अवधि। कार्यक्रम का नाम शिक्षा वाणी। शुरू कब हुआ? 11 मई 2020 को। 55 मिनट प्रत्येक सोमवार से शनिवार, रविवार को छुट्टी। प्रसारण आकाशवाणी के ऑल इंडिया रेडियो के राजस्थान के 25 रेडियो स्टेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट। कंटेंट कक्षा 1 और 2 के लिए मीना की कहानियां और कक्षा 3 से 12 के लिए उनके पाठ्यक्रम के आधार पर उनका कंटेंट। और प्रत्येक शनिवार को हवा महल का कार्यक्रम। इनमें से एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है कि जो पूछा नहीं जा सकता, कुछ भी पूछा जा सकता है शिक्षा वाणी से लेकर के। दैनिक सामग्री के प्रसारण जो 55 मिनट की जो प्रसारण होगा, उस 55 मिनट में कैसे कैसे होगा? पहले 15 मिनट में कक्षा 1 और 2 जिसमें होगी प्रसारण मीना की कहानियां, मीना की कहानी। 16 मिनट से 35 मिनट तक कक्षा 3 से 8 तक के लिए पाठ्यक्रम, उनके पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा वाणी चलाई जाएगी। और 36 मिनट से 55 मिनट तक कक्षा 9 से 12 तक। और हवा महल प्रत्येक शनिवार को हवा महल का कार्यक्रम होगा। हवा महल भी हम अलग से डिटेल से अलग सेशन में पूरा पढ़ेंगे। इसके लिए जो रेडियो पर शिक्षा वाणी का जो पाठ्यक्रम है वो कौन तैयार कर रहा है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए कंटेंट तैयार कौन कर रहा है? तो शिक्षक ही इसके लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं। शिक्षण सामग्री का निर्माण, इस कार्यक्रम के तहत जो प्रसारित सामग्री है उसका निर्माण शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा RSCERT उदयपुर के नेतृत्व में, कौन करवा रहा है? RSCERT उदयपुर के नेतृत्व में डाइट तथा MOU के तहत विभिन्न संस्थाओं व उच्च प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किया जाता है। निर्माण करने का जो काम है वो RSCERT कर रहा है, लेकिन उसकी वो RSCERT किसके द्वारा करवा रहा है? डाइट ने जिन टीचर्स का ट्रेन किया है उसके द्वारा, और जिन टीचर्स के साथ MOU हुआ है कंटेंट राइटर को लेकर के, उनके द्वारा ये सामग्री निर्माण की जाती है। आज का हमारा तीसरा जो नवाचार है वो है शिक्षा दर्शन। दरअसल शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन को लेकर के काफी कंफ्यूज रहता है। तो वाणी मतलब वाणी सुनी जाती है और सुना रेडियो से जाता है। दर्शन देखा जाता है तो देखा टेलीविजन से जाता है। तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होए। कंफ्यूजन होता है तो एक स्थिति ये करें कि दोनों को याद नहीं करें, किसी एक को याद कर ले तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए आप, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार शिक्षा दर्शन DD राजस्थान पर सोमवार से कक्षा 9 से 1 और 8
कक्षा 9, 10, 11, 12 सबका शेड्यूल दे रखा। ये बच्चे बैठे हैं और ये जो सामने टीवी चल रही है। टेक्नोलॉजी का कितना फर्स्ट यूज कोविड में हुआ देखिए। विद्यार्थियों को कोविड-19 के दौरान दूरदर्शन के माध्यम से, चैनल कौन सा, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन राजस्थान, इस चैनल पर विद्यार्थियों को कोविड-19 दौरान दूरदर्शन के माध्यम से ई लर्निंग करवाने के उद्देश्य से शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत 1 जून 2022 से, इंपॉर्टेंट है डेट याद रख लेना, 1 जून 2022 से ही शुरू हुई है। और इसका वाक्य क्या, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा वाणी का अलग था, इसका दोनों का अलग है। इसकी रूपरेखा क्या है, प्रसारण चैनल जिस पर कार्यक्रम आएगा डीडी राजस्थान द्वारा ये निःशुल्क किया जाएगा। ये देखो टीवी, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार। प्रसारण का जो समय है 3.25 घंटे। और शिक्षा वाणी का कितना था, रेडियो का 55 मिनट, आकाशवाणी के सहयोग से। इसका जो टीवी पर आने वाला प्रोग्राम है शिक्षा दर्शन, इसका समय है 3.25 घंटे और वो भी 2 स्लॉट्स में, प्रत्येक सोमवार से प्रत्येक शनिवार। पहले स्लॉट में कक्षा 9 से 12 के लिए 12:30 से 2:30 बजे तक, यानी कि 2 घंटे इनके लिए है, कक्षा 9 से 12 के लिए। दूसरे स्लॉट में कक्षा 1 से 8 के लिए 3 से 4:15 बजे तक का कार्यक्रम जो है वो 1.25 घंटे का इनके लिए रखा गया है। कुल मिलाकर के 3.25 घंटे का जो कार्यक्रम है दूरदर्शन के माध्यम से, डीडी राजस्थान के माध्यम से बच्चों के लिए शिक्षा दर्शन का कार्यक्रम शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार चला रहा है। समय सारणी देख लीजिएगा, 12:30 से 1.5 घंटा है, कक्षा 9 से 10, 1.5 से 2.5, ये दोनों मिलाकर के पहला स्लॉट है, कक्षा 11 से 12। फिर आधे घंटे की रेस्ट, 3 से 3.5, कक्षा 1 से 5, और 3.5 से 4:15, कक्षा 6 से 8। प्रत्येक शनिवार को प्रसारित सामग्री शिल्प कला आदि पर आधारित होगी, है ना। तो ये जो शेड्यूल है यहाँ से भी आपके प्रश्न आ सकता है। अधिकांश चांस कार्यक्रम के नवाचार के नाम को, उसकी शुरू होने की तिथि को और प्रसारित माध्यम को लेकर के बनने की संभावना है। फिर भी आपको पूरा का पूरा याद करके ही जाना है। अगला जो हमारा चौथा आज का और आज का अंतिम नवाचार है वो अभी शुरू हुआ है, अभी शुरू होने ही वाला है। चेस इन राजस्थान, सरकारी स्कूलों में शतरंज का खेल खिलवाया जाएगा प्रत्येक महीने के तीसरे शनिवार को, नो बैग डे के दिन। प्रत्येक महीने के प्रत्येक शनिवार को हम नो बैग डे स्कूलों में मनाते हैं। शनिवार को बैग लेकर के नहीं जाना होता। योजना का नाम है चेस इन स्कूल, चेस कहते हैं शतरंज को। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा यह शिक्षा में नवाचार है। इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने 6 नवंबर 2022 को की है और यह योजना शुभारंभ होगी प्रदेश में 19 नवंबर 2022 को। और 19 नवंबर 2022 को इंदिरा गांधी का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। इस अवसर पर राजस्थान में चेस इन स्कूल्स में कार्यक्रम शुरू होगा। प्रत्येक स्कूल में महीने के तीसरे शनिवार को नो बैग डे के दिन शतरंज खेल का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन, उनके जन्म दिवस 19 नवंबर 2022 से प्रदेश की समस्त स्कूलों में एक साथ शुरू होगा। निर्धारित दिवस, एक दिन तय किया गया है कि प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को नो बैग डे के दौरान शतरंज का आयोजन होगा। उद्देश्य क्या, बच्चों की क्रिएटिविटी को, बच्चों की सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाना। तो मित्रों ये था आज के हमारे शिक्षा में नवाचार को लेकर के पहला सेशन। इस प्रकार के 2 सेशन और आएंगे। आप अपनी तैयारी को लगातार मजबूत बना के चलिए, अच्छी संगत में रहिए, साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच।